गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने थर्ड ईयर में लोक प्रशासन की सीरीज चल रही थी और इसमें हमारे ऑलमोस्ट सेशन हो भी चुके हैं, यानी अब तक 12 सेशन हो चुके हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना आज का और अगला सेशन, जिसमें बात करेंगे रिक्रूटमेंट पे। जी हाँ, भर्ती पर। ठीक है ना। तो भर्ती की पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं। ऑल ओवर भर्ती के अलावा भारत में किस प्रकार से ये रिक्रूटमेंट होता है, वो सारी बातें हम आज के सेशन में कंप्लीट कवर कर लेंगे। अगर आप में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि यार इंटरलिंकिंग रहती है इन क्लासेस में, अगर आप एक टॉपिक देख लेते तो अगले टॉपिक की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो कल वाले सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो है भर्ती के बारे में मैंने सामान्य सी बातचीत की थी कल वाले सेशन में। तो अगर कल वाला सेशन आप लोगों ने लिया था तो आज के सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने वाला है। ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो है पूरा कॉन्सेप्ट है ना आपके दिमाग में फिट भी हो जाएगा। चलिए, तो साथियों, जो भी नए छात्र हैं वो ध्यान दीजिएगा। प्ले लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से आपके थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आपका फाउंडेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा सोशोलॉजी कंप्लीट है, इकोनॉमी में ऑलमोस्ट सेशन हो चुके हैं। सोशोलॉजी के अलावा जो है आपका हिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट सेशन हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली जो लोक प्रशासन ने पहले में कंप्लीट करवा चुका था, लेकिन अभी न्यू बैच के अकॉर्डिंग जो है कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आया था, उसको लिए मैं नए सेशन लेकर आया हूं। तो ये सारे सेशन जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 399 का ऑफर है अभी, तो कुछ छात्रों के लिए अभी ये रखा गया है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैसे मिलेगा सेशन के लास्ट में बता दूंगा मैं, क्योंकि यार अभी मोड है क्लास लेने का, तो डायरेक्टली अपन क्लास पर ही चलते हैं, है ना। बाकी सब बातें लेक्चर के बाद में करते रहेंगे। देखिए, भर्ती रिक्रूटमेंट। अब देखिए यार, लोक प्रशासन चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है कुछ ऑफिसर, कुछ कर्मचारी होते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये पारिवारिक रूप से चलता है, या फिर कहें कि जो ऑफिसर है उन्हीं के परिवार में जो जन्म लेता है वही फिर से उनके ना सबॉर्डिनेट बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि भारत में रहते हैं हम लोग, तो भारत में क्या होता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। जो भी ऑफिसर, जितने भी कर्मचारी होते हैं, सबका रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है। उसी भर्ती वाली प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ समझने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये देख लें कि आज के सेशन में क्या क्या हम कवर करेंगे, पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में भर्ती का अर्थ देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 में भर्ती के कितने प्रकार की होती है। पॉइंट नंबर 3 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भर्ती दोनों क्या होती है, इसके अलावा दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या तुलना करेंगे इसकी। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में भर्ती की प्रक्रिया को देखने वाले। पॉइंट नंबर 5 में भर्ती के आधार। पॉइंट नंबर 6 में भारत में भर्ती संस्थाएं, यानी कौन कौन भर्ती करवाती हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट है, 6 के माध्यम से हम आज का सेशन कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की ओर। लेते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसमें बात करेंगे हम भर्ती का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहला काम तो अपन कर लेते हैं कि पूरी स्लाइड को ओपन कर ले, ताकि बार बार पेन लेने की झंझट से मुक्ति मिल जाए। देखिए साथियों, दो प्रकार से यहां पर अर्थ दिया गया है। एक है सामान्य शब्दों में, आम बोलचाल में, और दूसरा है लोक प्रशासन के शब्दों में। ठीक है। तो अब चूंकि भर्ती का जो अर्थ है वो अर्थ भी दो प्रकार से होना संभावित है। क्यों है? क्योंकि एक व्यवहारिक अर्थ की अगर हम बात करें तो किसी संगठन में, किसी भी संगठन में, इसमें सरकारी संगठन नहीं आएंगे, सामान्य बोलचाल की बात करें तो जो भी संगठन है उनमें जो भी पद खाली हैं उन पदों को भरने के लिए क्या करते हैं हम? क्या किसी को भी उठा करके उस संगठन में डाल देंगे? नहीं, योग्य उम्मीदवार देखेंगे। जो पद है उस पद के अनुसार योग्य उम्मीदवार देखेंगे। अब योग्य उम्मीदवार के घर पे जाकर के भी ये नहीं बोल सकते कि भाई आओ और हमारी पोस्ट पर आकर कुर्सी पे आकर बैठ जाओ, पोस्ट ले लो। ऐसा भी नहीं होता है। बल्कि जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको आकर्षित करने के लिए, है ना कुछ जो है यहाँ पर हम वैकेंसीज निकालेंगे। तो वैकेंसीज निकाली जाती है ताकि योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित किया जा सके। फिर सभी के बेसिस पर जो जिस प्रकार का भी या तो इंटरव्यू होता है या कोई एग्जाम होता है, उसके माध्यम से योग्य जो उम्मीदवार होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाता है। ठीक है। तो चयन की जो ये प्रक्रिया होती है यही भर्ती कहलाती है। ये सामान्य यानी व्यवहारिक अर्थ में इसका अर्थ हो जाता है लोक प्रशासन भर्ती का। उसके बाद बात करते हैं लोक प्रशासन के संदर्भ में। अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, तो सुनिए। लोक प्रशासन में भर्ती केवल विज्ञापन निकालना ही नहीं है।
बल्कि यह एक पूरी प्रोसेस है जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक सेवाओं के लिए सर्वाधिक योग्य, सक्षम और निष्ठावान नागरिकों का चुनाव करती है। वैसे तो व्यवहारिक और लोक प्रशासन वाली जो परिभाषा है, जो अर्थ है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से आपको लोक प्रशासन वाले में सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा अच्छे सा लिखना होगा, बड़ा चलाकर लिखना होगा, राजनीति को उसके अंदर डालना होगा, पॉलिटी को डालना होगा, तब कहीं जाकर के आपकी एक सटीक परिभाषा बन पाएगी। तो सामान्य शब्दों में जहां आपने समझा कि किसी संगठन में खाली पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना और उनका सही चयन करना ही भर्ती कहलाता है। जबकि लोक प्रशासन में आपने देखा कि लोक प्रशासन में केवल विज्ञापन निकालना ही भर्ती नहीं है, बल्कि यह पूरी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस है। जैसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होती है। कुछ केसों में जो है पहले आपका फिजिकल हो जाता है, फिर आपका जो है एग्जाम टेस्ट होता है, उसमें पास हो जाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। सबकी अलग अलग एक पूरी कंप्लीट एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहां एक पूरी प्रक्रिया पाई जाती है लोक प्रशासन में, जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक पदों के लिए यानी पब्लिक सर्विस के लिए सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा सक्षम, सबसे ज्यादा निष्ठावान नागरिक इनका चुनाव करती है अपने पद के लिए। और लोक प्रशासन के या कहें कि भर्ती के संदर्भ में किंग्सले महोदय ने एक अच्छी परिभाषा दी है, मुझे अच्छी लगी तो मैं यहाँ पर कोड कर दी। अगर आपको भी किताब में कोई अच्छी परिभाषा लग जाए, आपको जम जाए, तो आप उसको कोड कर लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में आंसर राइटिंग के समय एक अर्थ के साथ एक परिभाषा, किसी विद्वान की परिभाषा लिखना आवश्यक होता है। अगर अच्छे नंबर आप चाहते हैं तो पासिंग मार्क्स तो आपको वैसे भी मिल ही जाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर ढंग से लिख दोगे, है ना, तो भी मिल जाते हैं। लेकिन अच्छे नंबर की प्राप्ति चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा कंटेंट डालना ही पड़ेगा दोस्त, है ना। तो किंग्सले महोदय ने कहा है कि भर्ती सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को आकर्षित करने और उनमें से सबसे योग्य व्यक्ति का चयन करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। दैट्स ऑल। एकदम आसान सी परिभाषा है और बहुत पॉपुलर है दोस्तों। जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में भर्ती के टाइप की, प्रकार की। तो याद रखना दोस्तों, भर्ती सिर्फ 2 प्रकार की होती है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, देख पा रहे हैं, भर्ती 2 ही प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। दोनों में डिफरेंस माइनर सा है, आप खुद जानते हैं। लेकिन अब यहां पर जो है इससे रिलेट नहीं कर पा रहे। जिनने कल वाली क्लास ली है वो उनने रिलेट कर लिया होगा, लेकिन जो डायरेक्टली इसी सेशन पे आए ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आगे जैसे मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा ना, फट से आप भी हंसने लगेंगे, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, यार वाह इतना आसान है क्या। जी हाँ, भर्ती प्रत्यक्ष डायरेक्ट और एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, आगे मैं बात करता हूं। चलिए इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट वाली भर्ती की, यानी प्रत्यक्ष भर्ती की। अच्छा, अर्थ पहले देख लेते हैं इसका। जब किसी पद को भरने के लिए देश के सभी योग्य, सभी याद रखिएगा, सभी, है ना, सभी योग्य नागरिकों को समान अवसर दिया जाता है। संविधान मजबूर करता है समान अवसर देने के लिए, है ना। तो सभी योग्य उम्मीदवारों को, नागरिकों को, योग्य, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी को, जैसे मान लो कि ग्रेजुएशन के बाद जैसे मान लो यूपीएससी के लिए वैकेंसी निकली है, तो ऐसा यूपीएससी में सिर्फ ग्रेजुएशन पास व्यक्ति ही जो है वहां पर अप्लाई कर सकता है, आवेदन भर कर सकता है ना। जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो जो ग्रेजुएट नागरिक हैं उनको समान अवसर दिया जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष या खुली भर्ती कहेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष या खुली भर्ती कहेंगे। उदाहरण के लिए यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित की जाती है सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, या फिर एसएससी द्वारा भी आयोजित की जाती है परीक्षाएं, तो उनके लिए क्या होता है, खुली भर्ती होती है। ठीक है ना। इसके जो गुण हैं, गुण पहले तो आप ये समझ लीजिए, खुली भर्ती, प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट भर्ती, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वैकेंसी निकलेगी, समान अवसर के साथ में कोई भी उसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन उसमें कैटेगरी होगी। कुछ पोस्ट के लिए होगा कि आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए, कुछ के लिए 12th भी हो सकता है, किसी के लिए मास्टर डिग्री भी हो सकती है, किसी के लिए पीएचडी हो सकता है, वगैरह वगैरह, अलग अलग होता है। लेकिन जैसे मान ले ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी है, तो जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समान अवसर प्राप्त होगा और उनमें से जो योग्य व्यक्ति होगा उसे चुन लिया जाएगा। उदाहरण मैंने आपको दे दिया यूपीएससी का और एसएससी का। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, गुण की बात करें कि क्या लाभ है इसके खुली भर्ती के, तो क्या होता है कि नए और युवा विचार जो है वहां पर संगठन में आते हैं,
नए विचार, युवा आएंगे, नए लोग आएंगे तो नए विचार आएंगे, और नए विचार आएंगे तो नए विचारों के साथ में संगठन की तरक्की होगी। इसके अलावा समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 16 का पालन हो जाता है। संविधान में अनुच्छेद 16 में स्पष्ट कहा है ना, समानता का अधिकार दिया गया है आपको, ठीक है, संविधान के भाग 3 में, ठीक है। उसके अलावा व्यापक विकल्प भी होता है, क्योंकि यहाँ विकल्प इसलिए होता है क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा होती है। 100 पद होते हैं तो 1 लाख लोग आवेदन करते हैं, 1 लाख में से 100 लोगों को चुनना आसान हो जाता है, जो ज्यादा योग्य होगा उसको चुन लिया जाएगा। हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, दोष भी होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष खर्चीली, अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली प्रक्रिया एग्जैक्टली होती है भाई, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्चीली भी है, एग्जाम कंडक्ट करना पड़ता है, फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ता है, 2 बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट होता है ना, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको लंबे समय तक, तो एक काफी खर्चीली भी है और समय भी काफी लग जाता है इसमें, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है। इसके अलावा अनुभवहीन युवा आते हैं इसमें जो युवा आते हैं नए विचारों के साथ तो आते हैं, ये तो तय है, लेकिन इनके पास अनुभव नहीं होता है काम का, है ना। और इसके अलावा जिन्हें प्रशासनिक कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, ऐसे अनुभवहीन लोग आते हैं, मतलब बिना अनुभव के यहाँ पर आते हैं, ये डिसएडवांटेज। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो भाई इसके गुण ज्यादा है, दोष कम है, क्योंकि हमेशा पुराने विचारों से, अनुभव से तो काम चलने वाला है नहीं, नए विचारों का आना भी जरूरी है अनुभव के साथ में, है ना। तो एक तो ये प्रत्यक्ष प्रणाली, उसके बाद में अप्रत्यक्ष प्रणाली पर बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष भर्ती की, जिसको हम इनडायरेक्ट या इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट के साथ में अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट भी अगर आप याद रखते हैं, पदोन्नति, है ना, पदोन्नति, तो आपको ये याद रखना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी देखिए, प्रत्यक्ष में क्या कर रहे थे हम, वैकेंसी निकाल रहे थे, अब प्रत्यक्ष में वैकेंसी नहीं निकलेगी, मान लेते हैं चलिए डायरेक्टली समझाने से बेहतर है कि मैं इसको ही कंप्लीट करवाता हूं, ठीक है। जब निचले पदों पर काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को प्रोन्नति यानी प्रमोशन देकर के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे ही हम अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। कुछ पल्ले पड़ा, समझ आया आपको? अरे संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन करके वो पद भर लीजिए, ये हो गया यहाँ पर एक भर्ती, ठीक है ना। जैसे उदाहरण की दिया गया है कि मान लो डीएसपी, एक डीएसपी जिसे हम उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं, इनको प्रमोशन देकर के एसपी बना दीजिए, ठीक है। तो डीएसपी महोदय को अच्छा खासा जो है अनुभव भी है, तो एसपी की पद अच्छे से वो संभाल भी लेंगे, क्योंकि लंबे समय तक वो एसपी के कांटेक्ट में रहे हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या क्या हो जाएगा, गुण क्या है, तो कर्मचारियों का मनोबल और कार्यकुशलता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि सब एक ही सर्कल है, सब एक दूसरे को से परिचित है। इसके अलावा प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारी मिल जाते हैं, अनुभवी अधिकारी, समय और धन की बचत होती है, यानी यहाँ ट्रेनिंग वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके दोष भी है, दोष है कि संगठन में नए विचार नहीं आ पाएंगे, और बाहर से मेधावी उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पाएगा, जो योग्य उम्मीदवार है बाहर उनको अवसर नहीं मिल पाएगा। प्रशासन तंत्र में जैसे भी लोग हैं उन्हीं को अवसर मिलेगा, वही प्रमोट होंगे, इनको अवसर नहीं मिल पाएगा। तो इसका रास्ता क्या है भाई, रास्ता एक ही है, मिलीजुली व्यवस्था, प्रमोशन के स्थान पर प्रमोशन भी करते जाइए, इसके अलावा बाहर के लोगों को भी अवसर देते जाइए, है ना, यानी अंदर से भी चलने दीजिए, बाहर से भी चलने दीजिए। जब अनुभव से नए विचार टकराएंगे तो दोस्तों एक नया निर्माण होगा संगठन के अंदर, और जो है उसमें युग बदलने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, और फिर वहां पर जो काम होगा वो देखने लायक होगा। क्लियर? अप्रत्यक्ष भर्ती भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भर्ती में तुलना की। तो यार दोनों चीज समझ चुके हो आप लोग, तो ये टेबल भी आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा, मैं साइड में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इस पर आप क्योंकि अत्यधिक रूप से कर चुके हैं, ये सब आपके रिविजन के लिए टेबल में लेकर के आता हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया की, एक पूरी प्रोसेस की, स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस को यहाँ पर अपनाया जाता है, तो लोक प्रशासन में भर्ती एक निश्चित चरणबद्ध तरीके से गुजरती है, एक चरणबद्ध मतलब एक स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मांग याचना, रिक्वेजिशन,
यानी विभाग खाली पदों का विवरण भर्ती एजेंसी जो है जैसे यूपीएससी वगैरह को भेजता है। सबसे पहली प्रोसेस तो यहाँ पर ही हो जाती है। भाई जिस भी डिपार्टमेंट में पद खाली हैं उसकी एक लिस्ट बनेगी कि इतने पद यहाँ पर खाली है, तो उसकी एक लिस्ट बन करके यूपीएससी के पास पहुंच जाएगी। लोक प्रशासन में हम बात करें स्पेशली, ठीक है, तो लोक प्रशासन के अगर पद खाली होंगे तो वो उसकी लिस्ट जो है कहाँ पहुंचेगी, यूपीएससी के पास में। क्यों? क्योंकि यूपीएससी तो कंडक्ट करवाएगी ना। उसके बाद में यूपीएससी जागृत होगी कि यार भाई इतने पद खाली पड़े हुए हैं, तो फिर यूपीएससी क्या करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। कहां पर, समाचार पत्रों में सबसे पहले, उसके बाद जो भी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर आधिकारिक पत्र जारी करेगी, यानी विज्ञापन देगी, नोटिफिकेशन डालेगी, अधिसूचना जारी करेगी कि इस पद पर इतने पद खाली है, इसलिए आप आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नोटिफिकेशन देने के बाद में फिर एक समय नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि इस समय जो है इसका आवेदन पत्र, एप्लीकेशन है ना, फॉर्म आ जाएंगे। तो आवेदन पत्र दिए जाते हैं, योग्य अभ्यर्थियों को द्वारा फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद में फिर परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा जिसे हम कहते हैं, है ना, साक्षात्कार। तो एग्जाम होते हैं जिसमें प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है और इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। तो लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और इंटरव्यू द्वारा योग्यता की जांच की जाती है। ये जांच हो गई, उसके बाद में अंतिम चयन सूची आएगी। सर्वाधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को सूची में जो है उसके लिए सूची जारी की जाती है। और ये होने के बाद में फिर नियुक्ति होती है, परिवीक्षा होती है, यानी अपॉइंटमेंट होता है, प्रोबेशन होता है, यानी स्वास्थ्य परीक्षण होगा पहले, उसके बाद में पुलिस सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र देना होता है। 1 से 2 वर्ष के परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन या ट्रेनिंग के बाद में उसे पोस्ट पर, है ना, स्थायी कर दिया जाता है। तो ये एक कंप्लीटली प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से लोक प्रशासन में खाली पदों को भरा जाता है। और समझे यहां से ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में भर्ती के आधार की। कितने क्या आधार हो सकता है भर्ती का? तो यार देखिए, भर्ती को ना प्राचीन समय में जो था उस समय लूट प्रणाली चला करती थी, और आज वर्तमान में अधिकतम देशों में योग्यता प्रणाली चलती है, मेरिट सिस्टम चलता है। पहले स्पोइल सिस्टम हुआ करता था। क्या था ये? तो बेसिकली तो आप लोग एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा कि भर्ती की जो आधार होते हैं, प्रणालियां होती है ना, वो 2 ही प्रकार की होती है। एक होती है लूट प्रणाली यानी स्पोइल सिस्टम, और एक होता है योग्यता प्रणाली, दैट मीन्स की मेरिट सिस्टम। ठीक है, लूट प्रणाली यानी अमेरिका में पुरानी व्यवस्था एक समय हुआ कर, आज नहीं है, पहले हुआ करती थी। तो अमेरिका में पुरानी व्यवस्था हुआ करती थी जहां चुनाव जीतने वाली राजनीतिक पार्टी अपने समर्थकों को सरकारी नौकरियों पर बिठा देती थी। जिसने चुनाव जीता वो पार्टी के लोग अपने वालों को जो है सरकारी पदों पर बिठा, यानी कि अस्थायी सरकार भी आपकी और स्थायी सरकार भी आपकी, है ना। लेकिन योग्य एक प्रणाली होती है, योग्यता प्रणाली, जिसे हम मेरिट सिस्टम कहते हैं, जिसे वर्तमान में भारत में लागू किया गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में जैसे भारत, ब्रिटेन और भी अमेरिका भी अब शामिल हो चुका, उसमें बहुत सारे देश इसमें हैं। इसमें खुली प्रतियोगिता और योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती है। तो ये 2 ही आधार होते हैं बस रिक्रूटमेंट के, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 में, भारत में भर्ती संस्थाएं। भारत में जो रिक्रूटमेंट करती है कौन कौन सी संस्थाएं हैं? वो 2-3 संस्थाएं भारत के, अगर हम देखिए केंद्र लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो राज्य लेवल की बात नहीं करेंगे, है ना। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपीपीएससी वगैरह, इनकी बात नहीं करेंगे। केंद्र लेवल की बात हो रही है तो केंद्र की ही बात करेंगे। और केंद्र में ऐसी सिर्फ 3 एजेंसियां हैं। एक तो है आपकी यूपीएससी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, और एक है आपके राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे एसपीएससी कहा जाता है, स्टेट पीसीएस, ठीक है, पीएससी। और उसके बाद में है कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम एसएससी के नाम से जानते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसे संविधान में अनुच्छेद 315 के तहत केंद्र की ए और बी श्रेणी की अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की भर्ती कराई जाती है। यूपीएससी के पास में, यूपीएससी किस किस के लिए परीक्षा कंडक्ट करती है दोस्तों? याद रखिएगा, ए और बी श्रेणी के अधिकारियों के लिए। और कौन होते हैं ए और बी श्रेणी के अधिकारी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, और वहीं राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे स्टेट के लिए जैसे मान लेते हैं एमपीपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी। उत्तर प्रदेश के लिए मान लेंगे हम यूपीपीएससी, मान क्या लेंगे, होता ही है ना ये सब। तो राज्य लोक सेवा आयोग भी जो है केंद्र स्तर पर काम करता है, लेकिन जो एग्जाम लेता है, जो अधिकारी नियुक्त करता है, वो राज्य स्तर के करता है। याद रखिएगा, ये राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों जैसे एसडीएम, डीएसपी आदि की भर्ती करते हैं।
और वहीं कर्मचारी चयन आयोग होता है एसएससी, जो गैर राजपत्रित यानी नॉन गेजेटेड पदों की भर्ती करते हैं। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ए और बी श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उनकी यूपीएससी, स्टेट लेवल की जो होते हैं वो ये आपका जो है राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी, और इसके अलावा जो बचे हुए पद है केंद्र लेवल के उनकी एसएससी भर्ती करता है। दैट्स ऑल। ठीक है ना, इसी के साथ सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की। एकदम नया टॉपिक होने वाला कल आपके लिए। तो टाइम सेम रहेगा, और टाइम में अगर कोई चेंजेस होगा, परिवर्तन होगा तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर आकर के मुझसे बोलते हैं सर उसकी लिंक दे दीजिए, इसकी लिंक दे दीजिए। तो यार लिंक लेने की जरूरत क्या आप लोगों को, आप डायरेक्ट चैनल में जाइए ना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा क्लास का। अब बार बार बोलते हैं कि सर वो टाइमिंग पता नहीं है कब क्लास होती है, कब क्या होता है। तो नोटिफिकेशन क्लास का ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। 15 मिनट पहले आपके पास में यूट्यूब महोदय आपके पास नोटिफिकेशन भेज देते हैं मोबाइल में। और जागरूक तो हुई है यार, आके खोलिए अपनी, जागिए थोड़ा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर सेट कर लीजिए, सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। इसके अलावा और अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं और भी जो सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं उनको भी आप कवर करना चाहते हैं ना, तो जहां पर चैनल पर लोधा जी क्लासेस लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। आप चैनल के अंदर एंट्री कर जाओगे, वहां प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखिए, प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए ही है। वहां तो 80 से ज्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन आपका जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट हो उस पर क्लिक करें, उसको ओपन करें, सारे लेक्चर क्रम से आपके सामने आ जाएंगे। फिर जितना पढ़ना जो पढ़ना पढ़ सकते हो आप लोग। हाँ, इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, ये जो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है ना, कंप्लीट पीडीएफ कोर्स स्पेशल कंटेंट के साथ तैयार किया गया आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, 399 की प्राइस में अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए। कुछ नहीं करना इसके लिए, सिर्फ इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 9425115671 पर। व्हाट्सअप कर दोगे, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। और कोई बड़ा डाउट हो सब्सक्रिप्शन को लेकर के, नोट्स को लेकर के, तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। मिलेंगे कल वाले सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अगर हेल्पफुल रहा आपके लिए तो लाइक करके, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपके ग्रुप में, जो भी ग्रुप सर्कल में जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर कर दीजिए, थर्ड ईयर वालों को। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।